तो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन बताओ क्या होती थी। एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक रॉड है, ये पॉइंट O है और इस पर कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे लग रहा है 50 न्यूटन, यहाँ पे ऐसा लग रहा है 30 न्यूटन, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये 30 डिग्री पे 60 न्यूटन। तो हमें इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट O। और ये डिस्टेंसेस भी दिए हुए हैं। दिस इज 50 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। तो टॉर्क कैलकुलेट करना है पॉइंट O के अबाउट। यही फोर्सेस हैं और कोई फोर्सेस नहीं है। तो 3 की वजह से टॉर्क आएगा यहाँ पे, 3 फोर्सेस की वजह से। टॉर्क अबाउट O इज बिकॉज ऑफ 3 फोर्सेस। तो यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगी, ठीक। अच्छा, ये वाला टॉर्क, ये वाला जो फोर्स है, ये इसको कैसे रोटेट, कितनी दूरी से गुजर रहा है इस पॉइंट से? 0 दूरी से। किस पॉइंट के अबाउट निकालना है? O के अबाउट। तो 30 न्यूटन पे गौर करो। 30 न्यूटन कैसा लग रहा है? इस तरीके से लग रहा है कि उसका लाइन ऑफ एक्शन O से ही गुजर रहा है। तो O से तो 0 दूरी है उसकी। तो तुम खुद सोचो, क्या ये फोर्स इस पॉइंट को गोल घुमाने की कोशिश कर रहा होगा? नहीं, गोल नहीं घुमा पा रहा होगा। तो एक तो 0 आ गया इसकी वजह से। और हम लिखेंगे 30 × 0। वैसे लिखते क्या है हम? टॉर्क इज R × F परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड वाइज। तो इसका तो क्लियर हो गया कि 0। अब दूसरे पे आते हैं, इस वाले पे। तो ये इस दूरी से परपेंडिकुलर ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो 50 × ये वाली डिस्टेंस, तो 50 × 0.5, ऐसा यूनिट में 0.5, ठीक है। अच्छा, ये लिखने के साथ हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है कि इसको कैसा घुमा रहा होगा, ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा। तो ये याद रखना है कि ये क्लॉकवाइज, ठीक है। अब बचा ये वाला। तो ये वाला इससे कुछ ऑब्लिक डायरेक्शन में है, तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो रिजॉल्व कर लिए तो ये हो गया 50 cos 30 डिग्री, दैट इज 50 √3/2। ये हो गया 50 sin 30 डिग्री, यानी 60/2, और ये 60 √3/2। तो इस वाले की वजह से तो कोई टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर वही ऐसी सिचुएशन वाला फोर्स बन गया। किसकी वजह से आएगा? इसकी वजह से। तो 60/2 मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज 30 + 50 80 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 60/2 × 0.8। अब डायरेक्शन पे गौर करो, डायरेक्शन कैसा होगा? डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला इसको O पॉइंट को ऐसे घुमा रहा होगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, तो इसका कन्वेंशन भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोल रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा। तो इससे इसको घटाएंगे, तो 50 × 0.5 - 30 × 0.8,
तो सॉल्व किया तो ये हुआ 25 माइनस 324 दैट इज़ 1 न्यूटन मीटर। पॉजिटिव किसको लिया था, क्लॉकवाइज को, तो ये क्लॉकवाइज इतना मोमेंट जनरेट कर देगा ये ओ पॉइंट के अबाउट, है ना। लिखते जाओ। ठीक है, अब समझते हैं कि हम ये सब चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब टूल्स क्यों तैयार किए हमने। ओमेगा, टाउ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आगे चल के एंगुलर एक्सीलरेशन भी देखेंगे। तो ये सब क्यों तैयार कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो पहले से लेके 5वें 6वें चैप्टर्स तक हम पार्टिकल डायनामिक्स ही पढ़ रहे थे कि कोई रिजिड बॉडी नहीं थी, पॉइंट पार्टिकल था जो सीधे चलते जा रहा था, तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करता था अब तक। Till now we have studied translational motion. प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या था कि एक पॉइंट पार्टिकल था और वो आगे बढ़ता जा रहा था, या इसको हम एक्सटेंड भी कर लेते थे किसी मास, किसी ब्लॉक के टर्म्स में। जरूरी नहीं कि ब्लॉक ही हो, कुछ भी हो सकता है, बॉल हो सकती है, ब्लॉक हो सकता है, कोई दूसरी रिजिड बॉडी भी हो सकती है, बट कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि थोड़ी देर बाद जब ये आगे पहुंचा तो ये पॉइंट एग्जैक्टली यहीं पर है, ये पॉइंट एग्जैक्टली यहीं पर है, ये ऐसे गोल नहीं घूम गया, एकदम सीधे ही चले जा रहा है। तो ये प्योर ट्रांसलेशन होता था। जो भी हम फॉर्मूलेज यूज करते थे यहाँ पे, कौन कौन से, F इज इक्वल्स टू ma, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², या मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv। ये सारे पैरामीटर्स ट्रांसलेशन के पैरामीटर्स होते थे। ये बात समझ में आ रही है। बट रियल लाइफ में ऐसे पॉइंट पार्टिकल ट्रैवल नहीं कर रहा होता है, गोल भी घूम रहे होते हैं। जैसे एक स्टडी करें रोटेशन ऑफ व्हील की, तो व्हील कैसे चलता है, पॉइंट लेट्स से इस पॉइंट को पकड़ा हमने, ये गोल भी घूम रहा है अपनी जगह पे, आगे भी बढ़ रहा है, तो ये पॉइंट की पोजीशन कहाँ पहुँच जाएगी कुछ टाइम के बाद, ये गोल घूम के हो सकता है यहाँ पे आ गया हो। तो ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी हो रहा है इसका। ये बात समझ में आ रही है। तो प्योर ट्रांसलेशनल के जो भी फंडे थे, जो भी पैरामीटर्स थे, वेलोसिटी, मास, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम, फोर्स, इन सबको हम प्योर ट्रांसलेशन में देखते थे। अब इनके एनालॉगस पैरामीटर्स हम प्योर रोटेशन में देख लेंगे। ठीक है, तो अगर प्योर रोटेशन हो रहा है तो जैसे ये एग्जांपल किस चीज़ का था, दिस इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन। रियल लाइफ में कुछ ऐसा ही होता है, बट कुछ जगहों पर केवल प्योर रोटेशन भी होता है। प्योर रोटेशन का क्या मतलब कि रोटेशन हो रहा है फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। तो प्योर रोटेशन इज, इसका मतलब हमारे लिए एक्सिस इज फिक्स्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ये पंखे की एक्सिस फिक्स्ड है, एक्सिस मूव नहीं कर रही इधर उधर, बट ये टायर की जो एक्सिस है ये खुद भी मूव कर रही है आगे। टायर की एक्सिस यही है, बट ये खुद भी आगे मूव कर रही है, इसलिए ये ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। बट अगर एक्सिस फिक्स्ड होती तो फिर प्योर रोटेशन होता। जैसे एग्जांपल फैन, ठीक है, मतलब ये सीलिंग फैन, कुछ ऐसे फैन भी आते हैं जो ऐसे चलते रहते हैं, उसमें एक्सिस मूव हो जाती है, तो सीलिंग फैन। तो हम क्या करने वाले हैं, हमने ये पैरामीटर्स जो एनालॉगस पैरामीटर्स है, वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी, मास के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्रांसलेशनल काइनेटिक के एनालॉगस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फोर्स के एनालॉगस टॉर्क, मोमेंटम के एनालॉगस एंगुलर मोमेंटम। तो ये सारे फॉर्मूलेज हम वहाँ पे
एनालॉगसली लिख पाएंगे। जैसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बन जाएगा फिर, F इज इक्वल्स टू एम ए है, वहाँ क्या बन जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ये बात समझ आ रही? तो बस हम फिर प्योर रोटेशन अगर हमारे सामने आ गया तो हम ये लिख देंगे, आई इज नॉट ए वेक्टर। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम होता था मास इनटू वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई इंटू ओमेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स, वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। प्योर रोटेशन में हम इसको अप्लाई कर देंगे इन सब चीज़ों को। तो लिखो, ये लिखो, दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ प्योर रोटेशन। ऐसे टेबल बनाओ, एनालॉगस क्वांटिटीज। यहाँ पर लिखेंगे प्योर रोटेशन वाली, प्योर ट्रांसलेशनल वाली, यहाँ पे लिखेंगे प्योर रोटेशन वाली। तो सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर यहाँ पे फोर्स, यहाँ टॉर्क, यहाँ पे मास, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एनालॉगस रिलेशंस, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल वाली होती थी वो क्या होती थी, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लीनियर मोमेंटम होता था मास इंटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम होगा आई इंटू ओमेगा। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। और जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is net external force. Similarly, rate of change of angular momentum is equals to net external torque. और कंजर्वेशन लॉ भी वैलिड रहेंगे। जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था, उसकी कंडीशन ये थी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाए तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। सिमिलरली अगर एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो हो जाए तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो उसके नीचे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बोलता था ये कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज ज़ीरो देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ज़ीरो, दैट इज मोमेंटम इज कांस्टेंट। सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
if net external torque on the system is 0, then angular momentum is constant. तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब अप्लाई कैसे होगा ये समझ में आएगा। तो कुल मिला के हमें वही सब कुछ याद रखना है, ट्रांसलेशन वाला, और रोटेशन में अप्लाई कर देना है। प्योर रोटेशन का मतलब ये ज़रूर लिख लेना कि एक्सिस इज फिक्स्ड, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। तो एक क्वेश्चन लिखो, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg and radius 1 meter, a solid sphere of mass 2 kg and radius 1 meter is free to rotate about an axis passing through its center, is free to rotate about an axis passing through its center, about an axis passing through its center. So find a constant tangential force, find a constant tangential force required to rotate the sphere, required to rotate the sphere with 10 radian per second, with 10 radian per second in 2 seconds, 10 radian per seconds in 2 seconds. Also find the number of rotations made by the sphere. Also find the number of rotations made by the sphere in this time interval. In this time interval. तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg, एक सॉलिड स्फीयर है, कितना मास है उसका 2 kg, और रेडियस है 1 मीटर, इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर। ये इसके सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट फ्री टू रोटेट है, ठीक है, रोटेट कर रहा है ये। फाइंड ए कांस्टेंट टेंजेंशियल फोर्स, कांस्टेंट टेंजेंशियल फोर्स फाइंड करो, है ना। टेंजेंशियल मतलब फोर्स कहाँ लग रहा होगा, टेंजेंट के अलाउंग, तो ये एफ फाइंड करना है हमें, सच दैट इट इज कांस्टेंट टेंजेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड टू रोटेट स्फीयर विद 10 रेडियन पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स। मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाए, 10 रेडियन पर सेकेंड, कितने समय में, 2 सेकेंड में, ठीक है। अच्छा, तो इसके अबाउट देखो, ये प्योर रोटेशन का क्वेश्चन है सबसे पहले तो, क्योंकि एक्सिस फिक्स्ड है,
तो प्योर रोटेशन का क्वेश्चन। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स की इक्वेशन एफ इक्वल्स टू एम ए तो लगा नहीं सकते यहाँ क्योंकि ये प्योर रोटेशन हो रहा है, बट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा लगा सकते हैं। और इस फोर्स की मदद से हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो ये टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, टॉर्क को लिख सकते हैं एफ इंटू आर। ये समझ में आया, एफ इंटू आर कैसे लिखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है और एफ फोर्स लग रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्यों होगा, टॉर्क क्या होगा, एफ इंटू आर। अच्छा, इसी पॉइंट के अबाउट क्यों लिखा टॉर्क, इसके अबाउट क्यों नहीं लिखा, या इसके अबाउट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही टॉर्क लिखना है। और जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी एक्सिस के अबाउट लिखना है। ठीक है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर 2/5 mr²। ठीक है, ये रटना है, मतलब ये रट चुके अपन लास्ट क्लास में, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रटना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2/5 mr²। अब बचा ये अल्फ़ा, अल्फ़ा नहीं मालूम हमें, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फ़ा के लिए उसने कुछ डेटा दे रखा है कि ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड हो गया 2 सेकेंड्स पे, तो निकाल लेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ट्रांसलेशन का। तो रोटेशन का क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा नॉट रेस्ट से शुरू हो रहा है तो 0, ओमेगा कितना है 10, अल्फ़ा इंटू 2, तो अल्फ़ा आ गया यहाँ से 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। या एनालॉगसली लिख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 5। बस यहाँ सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, f की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो f कैलकुलेट कर लेते हैं, एक आर से एक आर कट गया, बाकी सब रख दो। f इज इक्वल्स टू 5 से 5 भी कट गया, तो 2mr, 2 तो 2 है, मास भी 2 kg है, रेडियस 1 है, तो ये आ गया 4 न्यूटन। 4 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके उसकी 2 सेकेंड में इतनी स्पीड हो जाएगी। उसके बाद पूछा है ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय द स्फीयर इन दैट टाइम इंटरवल। कितने रोटेशन कर लेगा वो 2 सेकेंड में, तो क्या करें इसमें। तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, थीटा तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, कितने थीटा कर लेगा, और एक रोटेशन में 2 पाई थीटा, तो देख लेंगे फिर उसके हिसाब से। तो थीटा इज इक्वल्स टू, मतलब एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये ट्रांसलेशन का होता है, तो रोटेशन में हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। एनालॉगसली काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा दी यहाँ पर। तो ये तो 0, ये वैल्यू हाफ अल्फ़ा कैलकुलेट किया था अभी हमने 5, और समय है 2 स्क्वायर, तो थीटा निकल के आ रहा है 2 से 2 के अंदर 10 रेडियंस। ठीक है, अब यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। 2 पाई रेडियंस में एक रोटेशन हो जाता है, तो 1 रेडियन में कितना रोटेशन होगा, 1/2 पाई रोटेशन। इसका मतलब 10 रेडियन में हो जाएगा 10/2 पाई रेडियन, 10/2 पाई रोटेशन। तो उसकी वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 3.14 होगा पाई, तो 1.5 रोटेशन लगभग आएगा, पूरा 2 रोटेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हमने कुछ भी नया नहीं किया, बस एनालॉजसली वही इक्वेशंस लगा दी। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
the angular position of a point, the angular position of a point on the rim of a rotating wheel, on the rim of a rotating wheel is given by theta is equals to 4t minus 3t square plus t cube. Theta is equals to 4t minus 3t square plus t cube, where theta is in radians, and t is in seconds, So what are the angular velocities? At t is equals to 2 seconds, and t is equals to 4 seconds. What are the angular velocities at t is equals to 2 seconds and t is equals to 4 seconds? Next question इसी में, what is the average angular acceleration? What is the average angular acceleration? What is the average angular acceleration for the time interval? That begins at t is equals to 2 seconds to t is equals to 4 seconds. That begins at t is equals to 2 seconds and at t is equals to 4 seconds. ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन डी पार्ट. व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन? What is the instantaneous angular acceleration at t is equals to 2 seconds and t is equals to 4 seconds? T is equals to 2 seconds and t is equals to 4 seconds. तो ये इक्वेशन दी हुई है, थीटा इज द फंक्शन ऑफ टाइम. हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ कितनी होगी एंगुलर वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स 2 सेकेंड्स एंड टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स. तो मान लो कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट दिया होता तो डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल देते, v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी. तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? थीटा को डिफ्रेंशिएट करके. सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी. करो इसको डिफ्रेंशिएट, तो 4 माइनस 6t प्लस 3t स्क्वायर. अब कब पूछा उसने पूछा 2 सेकेंड्स में बताना है, तो ओमेगा एट 2 सेकेंड्स, तो 2 रख दो इसमें. 4 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर. सॉल्व करो, 4 माइनस 12 प्लस 12, तो 4 रेडियन पर सेकेंड. सिमिलरली ओमेगा एट 4 सेकेंड्स, 4 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर, तो 48 और ये 24, तो 24 प्लस 28 रेडियन पर सेकेंड. देखो चेक करो सही है कि नहीं. फिर पूछा है सेकेंड पार्ट की, व्हाट इज द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन. अब एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती थी? ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी भी आ जाते हैं. एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, जो भी है T2 माइनस T1.
तो हमें क्या चाहिए, हमें एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए। तो ये ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय T2 माइनस 0। तो ये लिख दिया यहाँ पे, ओमेगा फाइनल इज 28, ओमेगा इनिशियल इज 4, समय है 4 माइनस 2, 28 माइनस 4 इज 24, 24 बाई 2 इज 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर पूछा है डी पार्ट में इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक और बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे लिखते थे अपन, dv बाई dt। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, डी ओमेगा बाई dt। तो अल्फा का फंक्शन आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो 4 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका -6 और इसका 60। अब कब चाहिए, अल्फा चाहिए 2 सेकेंड्स पे, तो रख दो यहाँ पे -6 + 12, तो 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर अल्फा चाहिए 4 सेकेंड्स पे, रख दो यहाँ पे -6 + 6 × 4, 24 - 6 इज 18 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी एक नया टूल पढ़ते हैं, हाउ टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल on a rigid body under pure rotation। ठीक है, ये प्रश्न है, इसका आंसर ढूंढना है हमें। तो क्या सिचुएशन है, लेट्स से एक रिजिड बॉडी है और वो प्योर रोटेशन में मतलब फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये ऐसे गोल गोल घूम रही होगी। तो ये पॉइंट अगर इस पे फोकस करके केवल इस पे, इस मोमेंट पे, तो ये कैसा जा रहा होगा, ये कुछ ऐसा जा रहा होगा इस मोमेंट पे। तो उसकी वेलोसिटी क्या है, जैसे इसका पैरामीटर दिया हुआ है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, लेकिन हमें किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। तो वो वेलोसिटी कैसे निकालें, ये लीनियर पैरामीटर है और ये एंगुलर पैरामीटर है। ठीक है, तो देखो लेट्स से ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक r। तो इसका आंसर बताता हूँ मैं सबसे पहले, v = ओमेगा r। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय r, एज सिंपल एज इट इज़। ठीक है, अच्छा ये ओमेगा पर डिपेंड कर रही है और r पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब जितना ज़्यादा ओमेगा होगा उतनी ज़्यादा इसकी स्पीड होगी। सिमिलरली जितना ज़्यादा r होगा उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। मतलब कहने का क्या मतलब कि मान लो सपोज अपन ने कोई एक पॉइंट यहाँ पकड़ लिया, वो भी मोशन में है, तो वो भी जा रहा होगा कुछ v से, v' से। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा इंटू ये वाली डिस्टेंस, एक्सिस से दूरी, तो इसकी कम होगी। उसको तुम ऐसे समझ सकते हो, मान लो ये रॉड है, उसको हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी स्पीड तो एकदम ज़ीरो है। देखो ये वाला पॉइंट तो यहीं के यहीं पे है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बट जो सबसे दूर है वो तो बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि मान लो सपोज इस पोजीशन से
इस पोजीशन तक लेके आ रहे हैं, है ना, बस इतना ही मोशन है यहाँ से यहाँ तक। तो सेम टाइम में ये वाला पॉइंट तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, लेकिन ये वाला पॉइंट तो यहाँ से यहीं पहुँचा है, देखो। तो इसका डिस्प्लेसमेंट, जो ट्रांसलेशन वाला डिस्प्लेसमेंट, वो तो बहुत कम हुआ है, इसका सबसे ज़्यादा हुआ है, इसका तो हुआ ही नहीं है ना। तो मतलब एक्सिस से कितनी दूरी पर है इस पर डिपेंड करेगी कि स्पीड कितनी है। तो कहने का मतलब ये एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये रॉड है और ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है 3 रेडियन पर सेकेंड से, ठीक है। लेट्स से इसकी लंबाई है 1 मीटर। तो ये वाला पॉइंट कितने से मूव कर रहा होगा, इसकी स्पीड कितनी होगी, ऑफ कोर्स टेंजेंशियल होगी, वो होगी 3 × 1, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी होगी। सिमिलरली अगर कोई ये वाला पॉइंट पकड़ के पूछे मिड पॉइंट, तो इसकी कितनी होगी 3 × 1/2। क्यों 1/2? क्योंकि यहाँ से ये 1/2 दूरी पर है, तो दैट इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड। और कोई इसकी स्पीड पूछे तो वो तो 0 ही होगी। आ रहा है ये बात समझ में? तो जितने दूर जाते जा रहे हैं हम एक्सिस से, उतनी तेज़ी से पॉइंट मूव कर रहा होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन में। तो बस ये याद रखना है हमें, है ना। एंड दिस इज मैग्नीट्यूड वाली इक्वेशन है ये। So how to find velocity of a particle on a rigid body under pure rotation? तो this is the method, इस तरीके से फाइंड करना है हमें, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ रिजिड बॉडी अंडर प्योर रोटेशन। लेट्स से ये एक रिजिड बॉडी है दैट इज अंडरगोइंग प्योर रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ठीक है। और हमें किसी रैंडम पॉइंट का एक्सेलरेशन बताना है, तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज r × अल्फा, ठीक है। जैसे r × ओमेगा नॉर्मल वेलोसिटी थी, वैसे ही नॉर्मल एक्सेलरेशन इज r × अल्फा। तो मैग्नीट्यूड वाइज बस इतना याद रखना है, r × अल्फा। जैसे फॉर एग्जांपल एक रॉड है, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, अल्फा इज इक्वल्स टू 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें विभिन्न पॉइंट्स, पॉइंट ए, मिड पॉइंट बी और एंड पॉइंट सी का एक्सेलरेशन लिखना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सी क्या होगा, वो इस डायरेक्शन होगा, दैट इज, इनका लेंथ भी दी हुई है, दिस इज 2 मीटर दिस टाइम। तो एक्सेलरेशन ऑफ सी इज अल्फा × आर, तो 5 × 2 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Acceleration of B is 5 × 1, so it is 5 meter per second square. और acceleration of A is 5 × 0, so 0. Acceleration of A is 0. तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो
लिखो अ सर्कुलर डिस्क इज रोटेटिंग, a circular disc is rotating with an angular speed omega is equals to 2t square, omega is equals to 2t square. Angular speed omega is equals to 2t square. ये C पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट करे, सेंटर के अबाउट, और एक रैंडम पॉइंट P है यहाँ पर जिसमें CP जो है दैट इज़ गिवन एज 2 मीटर्स, और ये वाला जो एंगल है दैट इज़ 37 डिग्रीज, और ओमेगा जो है वो इस तरीके से, दिस इज़ ओमेगा, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है। तो ये एक्सिस सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इधर बाहर साइड। तो देखो इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप, फाइंड फर्स्ट पार्ट ओमेगा, सेकेंड अल्फा, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, थर्ड पार्ट लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लेइंग एट पी, लेइंग एट पॉइंट पी, और डी पार्ट लीनियर एक्सेलरेशन of particle laying at P, और ये सब कब फाइंड करना है, ये सब फाइंड करना है when t is equals to 1 second, when t is equals to 1 second. ओमेगा दिया हुआ है तो क्या करेंगे, ओमेगा से क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले ओमेगा ही निकाल सकते। पहला क्वेश्चन तो एज सिंपल एज इट इज, टी की जगह बस 1 रखना है, आ गया आंसर। डायरेक्शन भी बताना है, आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में, तो डायरेक्शन क्या होगा, तो ओमेगा का डायरेक्शन कैसे अपन राइट हैंड थंब रूल से करते हैं, तो ऐसे जा रहा है ओमेगा, यानी कि अंदर साइड के कैप, तो माइनस के कैप। तो पहले का आंसर क्या हो गया, पहले का तो आंसर यहीं लिख देते हैं, 2 × 1 दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 2 माइनस जे कैप, -2 जे कैप, नॉट जे कैप सॉरी, के कैप, रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया पहले का आंसर। अब दूसरे पे आ जाओ, अल्फ़ा, अल्फ़ा तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो अल्फ़ा यहाँ पे कर देते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4t। अब कब चाहिए, अल्फ़ा चाहिए 1 सेकेंड, दैट इज़ 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो किधर होगा, देखो ओमेगा बढ़ रहा है, तो मतलब उसके सपोर्टिंग डायरेक्शन में ही अल्फ़ा होगा, मतलब माइनस के कैप। तो सेकेंड का आंसर हो गया -4 जे, नॉट जे, के रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अब तीसरे पे आ जाते हैं, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लेइंग एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पर
जो पार्टिकल है उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। तो इसको बस इस तरीके से समझो, एक रॉड की तरह है और ये इधर साइड होगी, है ना, इस साइड होगी वेलोसिटी। तो इसको अच्छे से रिजॉल्व कर लेते हैं, यहाँ बड़ा बना लेते हैं। तो केवल हमें उन 2 पॉइंट पर फोकस करना है, जिस पॉइंट के ऊपर रोटेशन हो रहा है और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। और लाइन जॉइनिंग ये है, कितनी दूरी है इनकी, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर्स। ओमेगा ऐसा है, दैट इज़ निकाल चुके हम 4 रेडियन पर सेकेंड, नॉट 2 रेडियन पर सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड पे 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ये v क्या होगा इस पॉइंट का, वो इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा 2 × 2 4 मीटर पर सेकेंड। ओमेगा r, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r, तो ओमेगा कितना है 2, r भी 2, तो 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखना है, तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। कुछ कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, तो ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाला एंगल 37 है। तो अगर हमने यहाँ भी एक्सिस सिस्टम बना लिया तो ये 37 है, तो ये भी 37 होगा और ये 53 हो जाएगा, और ये 53 हुआ तो ये 37 हो जाएगा। अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये रिजॉल्व होके क्या आ जाएगा, इस तरफ 4 sin 37 और इस तरफ 4 cos 37। तो आंसर इज वेलोसिटी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज 4 sin 37 आई कैप, तो 4 × 3/5 आई कैप। sin 37 3/5 के बराबर होता है, प्लस माइनस जे कैप, तो माइनस 4 × cos 37 दैट इज 4/5। ये वेलोसिटी आ गई। अब लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल लेंगे एट p, लीनियर एक्सेलरेशन मतलब a फाइंड करना है। तो उसके लिए भी यही कि इस पॉइंट पे हमें अल्फ़ा पता होना चाहिए, वो जो हमें पता है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और एंगुलर एक्सेलरेशन पता है, तो हम लीनियर एक्सेलरेशन लिख सकते हैं इस पॉइंट का। डायरेक्शन तो वही होने वाला है ना, डायरेक्शन तो यही होने वाला है, बस मैग्नीट्यूड डिफरेंस होगा। तो डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं, तो कितना क्या होगा इसका, नॉट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो a इज इक्वल्स टू r अल्फ़ा, r इज़ 2 एंड अल्फ़ा इज़ 4, तो ये कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड इसका 8 आ गया। डायरेक्शन तो वही होने वाला है, तो रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वही होगा, हो जाएगा 8 इस तरफ, 8 sin 37 और इधर हो जाएगा 8 cos 37। तो अल्टीमेटली वही इसी ऑर्डर में अरेंज होने वाला है। तो लीनियर एक्सेलरेशन कितना हो गया 8 cos sin 37 आई कैप माइनस 8 cos 37 जे कैप। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, एक्सरसाइज 12.4, 11 क्वेश्चन है उसमें। ग्यारह क्वेश्चन हैं, इनमें हाथ जम जाएगा पूरी तरीके से। ऐसे ही क्वेश्चन हैं सारे। नेक्स्ट क्लास में फिर लीनियर एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।